Good morning, students. In last class, we were discussing on the Mesopotamian civilization. We just started the second chapter of our book. It was the writing and city life. So students, हमारा चैप्टर चल रहा था राइटिंग एंड सिटी लाइफ. उस दिन हमने केवल इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या व्हाट विल वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं. और हमने एक छोटे से इसके पार्ट्स देखे थे. हमने जो बताया था कि जो इटैलिक मोड का जो आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना था कि आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि हमारा चैप्टर किस एरिया की तरफ घूमता है, हम उसके अंदर क्या एनालिटिकल चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो किस किस चीज़ से रिलेटेड होगा. तो स्टूडेंट्स हम लोग देखो इसके अंदर जैसे हमने स्टार्ट किया तो हम लोग मेसोपोटामिया का जियोग्राफी पढ़ रहे थे. हम क्या पढ़ रहे थे? मेसोपोटामिया का जियोग्राफी. थोड़ा सा वापस उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग मेसोपोटामिया का जियोग्राफी को. मेसोपोटामिया का जियोग्राफी. अब इसका जियोग्राफी हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. वी हैव डिवाइडेड इट इन द टू पार्ट्स. और दोनों पार्ट्स किस किस से रिलेटेड थे वो कि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड, एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड. देखना कैसे हमने डिवीज़न किया था. तो ये तो था नॉर्थ साइड ऊपर वाला और ये है साउथ साइड. अगर आपने पुराना वीडियो देखा तो उसमें मैंने मैप भी मेंशन किया है. उस मैप को अच्छे से देखना. आपको सुमेरियन, बेबीलोनिया, अक्कद और मेसोपोटामिया का जो पूरा सिविलाइजेशन है वो किस जगह से कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन कौन से एरिया को कवर करता है, वो सारा हमने उस मैप के अंदर मेंशन किया है. अगर हम पॉसिबल हुआ, अगर जब भी हम स्कूल में मिलेंगे तो वी विल डिस्कस ऑन द मैप ऑल्सो. हम सारे मैप एक बार वापस डिस्कशन करने वाले हैं. तो हमने डिवाइड किया था नॉर्थ और साउथ के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया था हमने? मेसोपोटामिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया. अब क्या होता है कि इंडिया भी डाइवर्स है. इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं? ऊपर कश्मीर है. कश्मीर में हमको बर्फ़ मिल जाएगा, आइस. वहाँ पर हमको माउंटेन्स मिल जाएंगे, वहाँ हमको रिवर्स मिल जाएगी. लेकिन अब बीच में उतरते हैं ईस्ट के अंदर अपना राजस्थान, जहाँ हमको केवल गर्मी मिलेगी और क्या मिलेगा? डिज़र्ट मिलेगा, केवल रेगिस्तान है. ईस्ट में चले जाएं तो ईस्ट के अंदर भी थोड़ा सा एरिड जोन मिल जाएगा, सेमी एरिड जोन मिलेगा. वहाँ पर हमको ओशियन मिल जाएगा, बारिश अच्छी मिल जाएगी, रेन अच्छा मिल जाएगा. और साउथ में चलें तो हमको बिल्कुल ग्रीनरी एरिया, केरल वाला, तमिलनाडु वाला जो एरिया वो हमको अच्छे से मिल जाएगा. तो इंडिया के अंदर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या है? डाइवर्स एनवायरनमेंट है. सिमिलरली ऐसा कैसे डाइवर्सिटी वाला एनवायरनमेंट का है? इराक के अंदर. तो जो मेसोपोटामिया कहाँ था हमको मालूम है, हमने देखा था कि मेसोपोटामिया कहाँ सिचुएटेड है? इराक में. तो इराक के अंदर ऊपर वाला जो एरिया था और नीचे वाला, दो एरिया, नॉर्थ और साउथ एरिया. तो अपर जो एरिया वहाँ पर क्या स्पेशलिटी थी? माउंटेन्स खूब है, वहाँ पर रिवर्स अच्छी मिल रही है हमको. कौन कौन सी दो रिवर्स थी? टिग्रिस और यूफ्रेट्स. ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन पुराना देखा है. पिछले वाले मैंने डिस्कशन किया था कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो रिवर हैं और माउंटेन्स हमको मिल रहे हैं. साथ में हमको वहाँ क्या मिलता है? ग्रीनरी प्लेन्स मिल जाते हैं, बिल्कुल हरे भरे प्लेन्स. अब अच्छे घास के मैदान है तो वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर तो करेंगे नहीं. वो लोग क्या करते थे? पेस्टोरलिस्ट थे. पेस्टोरलिस्ट क्या मीनिंग होता है कि लोग जो किसी भी गाय, भेड़, बकरी, इन सबको जो चराते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनको चराने वाले लोगों को बोलते हैं पेस्टोरलिस्ट. और इस टर्म को बोलते हैं, इस ट्रेडिशन को बोलते हैं पेस्टोरलिज्म. इसकी स्पेलिंग होती है PASTROLISTS. पेस्टोरलिस्ट जो अपने इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं चरवाहे जो गाय, भेड़, बकरी को चराते हैं और उनसे अपना जो डेली लाइफ का जो उनको जो रिसोर्सेज चाहिए, फूड रिसोर्सेज हो गया, उनका इनकम हो गया, इकोनॉमी हो गया, वो सब किससे होता है? पेस्टोरलिज्म से. और जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं? पेस्टोरलिज्म. PASTROLISM, पेस्टोरलिज्म. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ कि ग्रीनरी प्लेन है तो वहाँ पर पेस्टोरलिस्ट लोग रहते थे. तो वो लोग क्या करते थे?
अलग अलग जानवरों को पालते थे, उसमें थे शीप और गोट। शीप और गोट को क्या करते थे, यहाँ पर चराएंगे अच्छे से, उनका कल्टीवेशन होता रहता था और उनका खाना पीना यहाँ से चलता था। तो अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका खाना पीना इनसे चलता था। शीप उनको क्या दे सकता था, शीप और गोट उनको मिल्क दे सकते थे, उनको वुलन दे सकते हैं, शीप से वुलन निकलता है, वुल हो गया, मीट मिल जाता था, मर गया है या मार के खा गए हैं तो मीट मिल गया है, तो ये सब इनका फूड का हो गया। इसलिए ये लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे। यहाँ पर साथ ही साथ एक स्टेपी के फील्ड पाए जाते हैं। स्टेपी एक टाइप ऑफ ग्रास है, यानी एक घास का टाइप है स्टेपी, STEPE स्टेपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेपी कहाँ था, तो मेसोपोटामिया के नॉर्थ साउथ के अंदर तो स्टेपी है, तो वहाँ पर ये शीप और गोट का सिस्टम अच्छा होता था। इसके वाइस वर्सा हम देखें तो साउथ के अंदर क्या था, केवल डिज़र्ट मिलता है। क्या मिलता है, केवल डिज़र्ट मिलता है, केवल रेगिस्तान है। लेकिन क्या हुआ, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर है वो कभी कभी इसके किनारे यहाँ से होके गुजरती है, तो यहाँ पर अपने इसके जो किनारे थे यहाँ पर क्या बहा के ले आती थी, फाइन मड। फाइन मड को बोलें तो हम लोग बिल्कुल बोलते हैं कि ऐसा मिट्टी जहाँ पर क्या हो सके एग्रीकल्चर अच्छा हो सकते हैं। फ्लड आ जाता था, बिल्कुल बाढ़ आ जाती थी, अपने किनारों पर बाढ़ लाती थी और उसके साथ बहुत अच्छी मिट्टी, फर्टाइल जो लैंड होता है, फर्टाइल जो मड होता है, फर्टाइल जो एग्रीकल्चर के लिए जो बहुत अच्छा यूजेबल होता है वो मड वो लेके आती थी। तो फाइन मड अपने साथ बहा के लेके आ गई फ्लो करके। तो इस फाइन मड से क्या फ़र्क पड़ा कि उन लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर किया। साउथ के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। ऊपर वाले नॉर्थ वाले लोग क्या करते, पेस्टोरलिस्ट थे, और नीचे वाले लोग क्या थे, एग्रीकल्चर। जब हम आगे दो टाउन्स पढ़ेंगे, मारी और उरुक, तो इसमें दो टर्म्स होगी, यानी एक मारी ऊपर वाला होगा और उरुक नीचे वाला होगा। तो उरुक वाले लोग पेस्टोरलिस्ट होंगे, सॉरी उरुक वाले लोग एग्रीकल्चर वाले होंगे और मारी वाले लोग कौन होंगे, पेस्टोरलिस्ट होंगे। तो हम दोनों फेमस सिटीज़ के बारे में डिसाइड करेंगे। तो हम इसका ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो ज्योग्राफी हो गया इसका। फिर मैंने आपको जो नोट्स भेजे उसके अंदर आप देखना, मैंने उसके अंदर सब मेंशन किया है। आज के जो नोट्स हैं जो हम क्लास ले रहे हैं, इसके नोट्स भी आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो ये राइटिंग और सिटी लाइफ जो है वो सबसे पहले कहाँ इमर्ज हुआ, तो ये सबसे पहले इमर्ज हुआ मेसोपोटामिया में। और मेसोपोटामिया के भी कौन से एरिया में इमर्ज हुआ, याद रखना, साउथ वाले एरिया में। कौन सी जगह इमर्ज हुआ स्टूडेंट्स, साउथ वाले एरिया के अंदर राइटिंग एंड सिटी लाइफ इमर्ज हुआ। कहाँ हुआ, मेसोपोटामिया के साउदर्न एरिया में। नॉर्दर्न एरिया के अंदर भी हुआ था, लेकिन जो राइटिंग लाइफ है, सिटी लाइफ के क्वेश्चन पूछा जाए तो सिटी लाइफ मेसोपोटामिया के दोनों साइड, बोथ साइड, इन नॉर्थ साइड एंड ऑल्सो इन साउथ साइड। बट द राइटिंग कहाँ पर स्टार्ट हुआ, ओनली इन साउथ साइड। तो इसके आगे चलते हैं कि साउदर्न पार्ट इज गुड फॉर क्रॉप्स ड्यू टू सम वाटर चैनल्स ऑफ यूफ्रेट्स रिवर विच फ्लड इट्स बैंक्स। अब क्या होता कि अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर होता था सर, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लेकिन कुछ पार्ट से ही निकलता तो इसका किनारे बिल्कुल पास पास होते थे। इतना इतना एरिया में हो रहा है एग्रीकल्चर। अगर हम इसको बड़ा ड्रॉ करते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड पर यहाँ देखना, ये साउथ साइड जो मैंने बनाया SOUTH साउथ, तो इस वाले एरिया से ही निकला है। तो इसका बैंक, इसका किनारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक फैल गया। यहाँ पर इनको क्या मिल गया, फाइन मड मिल गया। लेकिन बचे हुए इस जगह पे क्या होता है, एग्रीकल्चर कैसे करते होंगे। तो जो यूफ्रेट्स जो रिवर थी, नीचे वाली रिवर कौन सी है, यूफ्रेट्स रिवर, इसके अंदर से क्या छोटी छोटी स्ट्रीम्स चलती थी, पानी की धाराएँ चलती थी। वो स्ट्रीम क्या करती थी, पूरे की पूरे इसके अंदर घूमती रहती थी। तो इन वाटर स्ट्रीम्स, या इनको चैनल्स बोल सकते हैं, वाटर स्ट्रीम्स एंड वाटर चैनल्स ऑफ यूफ्रेट्स रिवर सप्लाई द वाटर नेसेसिटी फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए वाटर सप्लाई का जो नेसेसिटी था, जो रिक्वायर्ड था, वो कौन फुलफिल करता था, द चैनल्स ऑफ यूफ्रेट्स रिवर और द स्ट्रीम्स विच वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूफ्रेट्स रिवर सप्लाई द वाटर, ठीक है, वाटर का सप्लाई वो करती थी। इसके आगे चलते हैं, साउदर्न पार्ट इज गुड फॉर क्रॉप्स ड्यू टू सम वाटर चैनल्स यूफ्रेट्स रिवर, द क्रॉप्स वर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सर आपने कहा कि नॉर्थ साउथ वाले तो शीप, देखो नॉर्थ साउथ वालों का
नॉर्थ साइड वालों का क्या होता था, खाना पीना हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, उनको वुलन मिल गया, सब भेड़ बकरियों से मिल जाता। लेकिन साउथ वाले तो कुछ पेस्टोरलिस्ट थे नहीं, वो लोग वहाँ पर इतने जानवर भी नहीं, क्योंकि डेजर्ट वाला एरिया है। तो डेजर्ट वाला एरिया है तो क्या समस्या हो रही है कि अब वो लोग क्या खाते पीते थे। अब एग्रीकल्चर किसका होता था, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसका क्या पढ़ेंगे, पूरा हर चीज़ पे ध्यान देना होता है। हमको उसका ज्योग्राफी पढ़ना होता है, हमको उनके लोगों का सिटी स्टाइल देखना, उनका लाइफ स्टाइल देखना होता है, हमको उनका सिटी का स्ट्रक्चर देखना होता है, उनके सिटी में क्या चल रहा है, हमको उनका इकोनॉमी देखना होता है, हमको उनका ट्रेड देखना होता है, हमको उनका सोसाइटी देखना होता है। खूब सारी चीज़ें आती, खूब सारी सोसाइटी देखना पड़ेगा। उसके बाद उनका पॉलिटी, यहाँ पर वहाँ पर रूलिंग कैसा होता था। तो इतनी सारी चीज़ें मिलके एक केस स्टडी बनता है। ये जो आपको पढ़ाया जाता है ये सब केस स्टडी चल रहा है। यानी कोई भी एक केस दे दिया कि मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया का आपको एनालिटिकल पूरा स्टडी करना है। और मेसोपोटामिया का स्टडी कैसे होगा, हम उसका जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसका लाइफस्टाइल देखेंगे, उनके लोगों का, उनका सिटी देखेंगे कैसा है, उनका इकोनॉमी कैसा था, उनका ट्रेड कैसे होता था, उनकी सोसाइटी जो उनका सोशल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, या उनका पॉलिटी जो था वहाँ पर रूलिंग कैसे होती थी, एलीट क्लास कौन सी थी, लोअर क्लास होती थी कि नहीं होती थी, राजा लोग होते थे कि नहीं होते थे। ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर देखते हैं। तो एक टर्म आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स का एग्रीकल्चर होता था। द क्रॉप्स वर एग्रीकल्चर्ड या कल्टिवेटेड इन द मेसोपोटामिया के साउथ साइड में 4-5 क्रॉप्स है, याद रखना। बारले, बारले को हिंदी में बोलते हैं जो हम जो खाते हैं वो है बारले। दूसरा है पीज, मटर, फली वाले, लेंटिल्स, मसूर, उड़द की इनकी हो गई, और वीट, गेहूं। ये 4 जो क्रॉप्स है इंपॉर्टेंट है, लेंटिल्स, बारले, पीज और वीट। ये 4 क्रॉप्स का वहाँ क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। फिर स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब आपकी बुक्स के अंदर एक पैराग्राफ है जिसको मैंने मेंशन किया है, उसमें लिखते हैं वो लोग, पढ़ता हूँ मैं। द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप्स दैट इज ऑन ट्रैक्स टू हाई फॉर द रिवर टू फ्लड एंड फर्टिलाइज प्रोड्यूस्ड मीट, मिल्क and wool in the abundance. Further, fish was available in the rivers and date palms gave fruit in summer. Let us not, however, make the mistake of thinking that cities grew simply because of rural prosperity. यानी क्या बताया उन्होंने, क्रॉप्स तो ये हो गई, फिर क्या होगा, साउथ वाले, नॉर्थ वाले एरिया के अंदर माउंटेन्स थे, तो वहाँ पर क्या माउंटेन्स वाला एरिया है, तो ये माउंटेन्स बना दिए, तो यहाँ से पानी बह के आता था, तो वाटर सप्लाई हो गया। फिर क्या होता है वहाँ पर, अगर हमने देखा है तो खजूर, जिसको हम डेट पाम बोलते हैं, खजूर के पेड़, वो खजूर दे देते थे, तो फ्रूट क्या हो गया वहाँ पे, खजूर हो गया, क्रॉप्स हो गई, ये फ्रूट हो गया, और साथ में मीट, मिल्क, वूल मिल गया उनको। ये देखना, ये क्वेश्चन जा सकता है कि उनको अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मिल रही है। बारले, पीस, लेंटिल्स, वीट, डेट एज ए फ्रूट, मीट, मिल्क फ्रॉम वूल, फ्रॉम शीप एंड गॉट। और क्या चीज़ मिलती है, अब नदियाँ हैं, 2 बड़ी बड़ी नदियाँ, द बिग मेजर रिवर इन द मेसोपोटामिया। सो क्या हुआ, उन नदियों के अंदर क्या मिलेगी हमको, फिश मिलेगी। तो वहाँ पर क्या थी, मछलियाँ भी मिल जाती थी, तो फिश फ्रॉम द रिवर्स। तो उनका खाना पीना तो पूरा अच्छे से चल रहा था। अब क्या होता है कि नॉर्थ साइड और साउथ साइड एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो साउथ वाले उनको ये सब बारले, पीस, लेंटिल्स और वीट सप्लाई कर देते थे, और ऊपर वाले इनको मीट, मिल्क और वूल और डेट पाम या फिश सप्लाई कर देते थे। तो एक दूसरे के बीच में इंटरकनेक्शन तो था, लेकिन जहाँ पर कहाँ पर क्या, जैसे भिलवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है मक्का या कपास हो गया, अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है, कॉटन का एग्रीकल्चर बहुत होता है। लेकिन पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है, शुगर केन। तो अब क्या पंजाब के अंदर कॉटन नहीं जाता होगा, जाता है, वहाँ के लोग भी कपड़ा पहनते हैं, वहाँ पर भी इंडस्ट्री बनी हुई है, और अपने भिलवाड़ा के अंदर भी शुगर केन की, गुड़ की इंडस्ट्री बनी हुई है। तो ऐसा कैसे होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसे एक्सचेंजिंग चलता रहता था। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि
अर्बनाइजेशन का टॉपिक चल जाता है हमारा सिटी लाइफ में। हमने मेसोपोटामिया का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ज्योग्राफी हम लोगों ने देख लिया है। अगला क्या टॉपिक आता है हम लोगों का, द सिटी लाइफ के अंदर टॉपिक आता है अर्बनाइजेशन। अर्बन और रूरल आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़े होंगे, अपोजिट वर्ड आते हैं। तो अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोगों को एनालिटिकली पढ़ना है। अब वो 10th तक की हिस्ट्री नहीं मिलेगी आप लोगों के जिसके अंदर आपको केवल डेट और कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई फेमस कैरेक्टर्स है उनके नाम याद रख के लिखने नहीं। अब आपको एनालिटिकली पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। तो अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया के अंदर अर्बन एरियाज़ थे कि नहीं थे। अर्बन एरियाज़ मतलब सिटी लाइफ। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि हाँ सर वहाँ पर थे, लेकिन अर्बनाइजेशन कैसे डेवलप होता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द अर्बनाइजेशन इमर्ज्ड। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम लोगों को पहचान में कैसे आएगा कि ये अर्बन है। पहले मालूम पड़ा कि ये शाहरुख खान है, बाद में मालूम पड़ा कि शाहरुख खान बना कैसे, और शाहरुख खान बना कैसे और शाहरुख खान करता क्या क्या है। 3 टर्म्स हो गई। तो पहले ये तो मालूम पड़े कि हाँ ये शाहरुख खान हकीकत में है। तो सिमिलरली हमको क्या करना पड़ेगा, वी शुड आइडेंटिफाइड द अर्बनाइजेशन एट फर्स्ट। हमको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वहाँ पर अर्बनाइजेशन था या नहीं था, वहाँ पर अर्बन एरियाज़ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग लिख लेना कॉपी में कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द अर्बनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अर्बन एरिया को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका आंसर मैंने नोट्स में दिया है। अब क्या टर्म आती है कि पूछा जाता है कि अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया का मालूम पड़ गया, भिलवाड़ा एक सिटी है जिसकी बाउंड्री 4 किलोमीटर ईस्ट में है, 3 किलोमीटर वेस्ट में है, 2 किलोमीटर साउथ में और 7 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर। ये इसका बाउंड्री हो गया। तो क्या केवल अर्बन एरिया या सिटी एरिया केवल एक जगह है जहाँ पर खूब सारे लोग रहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग याद रखना, अगर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आर्ट्स वाले लोगों का माइंड इतना तेज़ होता है, उनके माइंड के अंदर इतनी कैलकुलेशन मैथ्स वाली नहीं, उनके माइंड के अंदर जो आंसर होते हैं इतने सटीक आंसर होते हैं, पिन पॉइंटेड, कि अगले आदमी को मज़ा आ जाता है कि आंसर सुनते हैं। मान लीजिए आप यूपीएससी IAS के इंटरव्यू में बैठे हैं और IAS के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि डिफाइन है अर्बन एरिया, तो आप बोल देंगे कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत यानी 5-7 किलोमीटर का एरिया, उसके अंदर 1 लाख लोग रह रहे हैं। 1 लाख लोग रह रहे हैं क्योंकि गांव के अंदर 10,000 लोग रहते हैं और जहाँ पर 1 लाख लोग रह रहे हैं, इसका मतलब वो क्या एरिया हो गया, अर्बन एरिया। ये एक्चुअल आंसर नहीं होगा, वो आपको 10 में से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स देके रवाना कर देगा कि ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर लिखते हैं, अब वो आंसर क्या बनेगा ये देखना है आप लोगों को कि द अर्बन एरिया इज़ नॉट ए प्लेस ऑफ हाई पॉपुलेशन और मैसिव पॉपुलेशन। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिडेंट या लोगों रहने वाला पॉपुलेशन ही नहीं है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया क्या चीज़ होती है ये देखना है अपने को। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द अर्बन एरिया? तो अर्बन एरिया क्या चीज़ है ये देखना है कि इट इज़ नॉट जस्ट ए प्लेस ऑफ हाई पॉपुलेशन और मैसिव पॉपुलेशन, रेदर इट इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। वहाँ पर क्या होती है, इकोनॉमी। क्वेश्चन पूछा जा सकता सर इकोनॉमी तो गाँव में भी होती है, लेकिन गांव का पॉपुलेशन और शहर का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जब ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो उनका इकोनॉमी का जो एक्टिविटीज़ होगा वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो जाएगी, वास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। साथ में क्या होता है, देश से देश, व्हेन इकोनॉमी इज अलाइज विद द अदर एक्टिविटीज़ द अर्बन क्लस्टर ग्रोज। यानी पॉपुलेशन गाँव के अंदर, एक गांव में लुहार रहता है, आयरन स्मिथ, उसको आयरन लेने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रहता है उसका सप्लायर। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप कैसे एक अर्बन एरिया डेवलप होता है और कैसे एक विलेज से डिफरेंट होता है। एक गांव यहाँ पर रह रहा है आयरन स्मिथ, इसका आयरन लेने के लिए इसको जाना पड़ रहा है दूसरे गाँव में, विलेज नंबर B में। क्या लेने जा रहा है, अपना रॉ मटेरियल। अब इसका रॉ मटेरियल जो B गांव वाला है, ये भी अपने पास से तो उगाता नहीं, इसके घर में तो नहीं है, वो क्या करेगा,
एक सेलर के पास जाएगा, सी के पास, सेलर भी अपने पास ही नहीं लाएगा, वो माइन से लेके आएगा। तो ये 4 जगह, 4 गांव के अंदर, तो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ क्या हो गई, एक गांव में एक हो रहा, दूसरे में, तीसरे में, ये सब चल रहा है। लेकिन ये सब चारों लोग कहाँ इकट्ठे हो गए, एक जगह पर, तो वो अर्बन एरिया कहला जाएगा। व्हेन द ABCDs इन द वन एरिया, यानी कि खूब सारी इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ एक साथ कंबाइंड होती है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई सप्लाई कर रहा है, कोई मान लीजिए रॉ मटेरियल ला के दे रहा है, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में भेज रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद इंडस्ट्री में उससे प्रोडक्शन हो रहा है, मशीनें बना रहा है, कोई मशीन की सप्लाई कर रहा है, कोई मशीनों में कपड़ा बना रहा है, कपड़े से वापस ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में ला रहा है, कोई मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, और मार्केट प्रोवाइड कराने के बाद कोई दुकान पर बैठ के उसको सेल कर रहा है, और सेल करने के बाद कुछ लोग आके उसको खरीद रहे हैं। तो इतना क्लस्टर एरिया, टू मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन वन प्लेस और इन वन एरिया नाउ इज़ नॉन एज अर्बन एरिया। अर्बन एरिया ऐसे डिफाइन होता है कि केवल पॉपुलेशन के साथ जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाइज हो जाती है तो वो एरिया क्या बन जाता है, अर्बन एरिया। रूरल एरिया के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या बहुत कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। गांव में खेती करने वाले लोग शहर में लाके बेच रहे हैं, गांव में कुछ काम करने वाले लोग शहर में लाके बेच रहे हैं, तो इकोनॉमी एक्टिव वहाँ नहीं हो रही। लेकिन अर्बन के एरिया अर्बन में ही बना रहे हैं, वहीं से अलग अलग जगह से माल कनेक्ट कर रहे हैं और वहीं पे बना के वहीं बेच रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ अच्छे से होती है उसको क्या बोलते हैं हम, अर्बन एरिया। अब एक बहुत अच्छी टर्म आती है जिसको याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू डिफाइन द अर्बन, द डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इसको समझना आप। ये टॉपिक्स कि द डिवीज़न ऑफ लेबर, अब याद रखिए जो हम यूके वाला जो इंग्लिश होता है उसके अंदर यू नहीं आएगा लेबर में, और अमेरिका वाला यू आएगा, और अमेरिका वाला जो इंग्लिश है उसके अंदर यू नहीं आएगा। वो लेबर को LABOR भी लिखते हैं, और इंग्लिश वाले लोग, यूके वाले इंग्लिश वाले LABOUR लिखते हैं। ऐसा ही एक टर्म कहाँ आता है जब वो लिखते हैं रियलाइजेशन, ठीक है, एक वर्ड हो गया रियलाइजेशन, स्पेलिंग हो गया RELISATION, लेकिन ये लिखते हैं यूके वाले, और अमेरिका वाले क्या लिखेंगे, RELIZATION। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, स्पेलिंग दोनों जगह एक है। अमेरिका जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो लैपटॉप कंप्यूटर में चलता है उसमें Z करते हैं क्योंकि अमेरिका का प्रोडक्ट है, और हम पढ़ते हैं इंग्लिश यूके वाली, तो हमारा S आता है, तो याद रखना। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, ये अच्छा टॉपिक है। एक टर्म लिखोगे आपको पूरा आंसर मार्क्स मिल जाएगा कि अर्बन लाइफ का एक सिग्निफिकेंस क्या है कि वहाँ पर लेबर का डिवीज़न हो जाता है। केवल एक ही आदमी सारा काम नहीं करता है, लेबर वहाँ पे अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। जैसे कपड़ा बनाने वाला अलग आदमी, कपड़ा लाने वाला अलग आदमी, कपड़े को सिलने वाला अलग आदमी, उसको मार्केट में ले जाने वाला अलग आदमी, मार्केट में बेचने वाला अलग आदमी, और ख़रीदने वाला अलग आदमी। तो लेबर का क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। और जहाँ पर लेबर का डिवीज़न हो जाता है वो क्या है, द मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ का सिग्निफिकेंस क्या है कि द डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ नॉन एज मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। अब इसको कैसे समझते हैं कि क्या होता है कि लेबर डिवीज़न होने के साथ क्या होता है कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अर्बन एरिया के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड्स ऑन अदर। अब वो चाहे विलेज के लोगों पर हो चाहे अर्बन एरिया के लोगों पर। लेकिन याद रखना, विलेज के लोगों पर डिपेंड होने का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पर आप तो कह रहे थे कि सर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक साथ होती है, लेकिन डिपेंडेंसी भी देखा जाता है कि लोग सप्लाई कहाँ से हो रहा है। मार्केट में सप्लाई तो आ रहा है, सब लेके तो ख़रीद के तो लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है। वो लोग शहर में लाके छोड़ देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग चीज़ है। तो डिपेंड्स ऑन अदर्स यानी अलग अलग लोगों पर वो क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स यानी दूसरे लोगों पर उनका डिपेंडेंसी होता है। अब कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टोन कार्वर है,
यानी पत्थर को तराशने वाला, ठोक ठोक कर अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग, हमने देखा होगा मंदिरों में या अलग अलग फेमस जगह पे जहाँ पे खम्भों के ऊपर कुछ किया है, दीवारों पर कुछ कार्विंग्स की हैं। तो कोई स्टोन कार्वर है तब उसको केवल कार्विंग आता है, क्या आता है, उसको खोदना आता है। वो पत्थर बना नहीं सकता है, पत्थर कैसे किस रंग का होगा, वो कैसे पत्थर को रंग करेगा उसको नहीं आता। ही नोज ओनली द कार्विंग ऑन द स्टोन। तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी कार्विंग करने के लिए, स्टोन की। उसको ट्रेडिंग नहीं आता कि स्टोन कहाँ से खरीदना है, उसके पास स्टोन आएगा तो उसको कारो करके दे देगा। तो उसको ज़रूरत पड़ी स्टोन की और टूल्स की, ठीक है। खोदने के लिए टूल्स चाहिए, छीनी हथौड़ा जो आता है, और स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो टूल मेकर है, ठीक है, इसको केवल टूल बनाना आता है, सप्लाई तो इसको दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। तो मेटल सप्लायर के पास गया, ठीक है। अब मेटल सप्लायर भी अपने घर से तो नहीं निकालेगा, मेटल सप्लायर भी किससे डिपेंड है, माइंस वाले के ऊपर, ठीक है। और माइंस वाले किस पर डिपेंड है, लेबर के ऊपर, माइंस के ऊपर। तो ऐसा क्या हो गया कि ये डिवीज़न हो गया, ये इस पर डिपेंड है, 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 और ये वापस इस पर डिपेंड हो गया। तो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बनी होती है और लेबर का क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है। तो डिवीज़न ऑफ द लेबर इज़ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। ऐसे समझते हैं कि अर्बन लाइफ के अंदर 3 चीज़ें हमने देख ली। फर्स्ट क्या हो गया कि एक मेजर पॉपुलेशन एक जगह रहती है, दूसरा रीज़न क्या, वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलाइज होती है, तीसरा वहाँ पर क्या होता है कि अर्बन लाइफ के अंदर क्या होता है, लेबर का डिवीज़न होता है। स्कूल के अंदर हम पढ़ाने आ रहे हैं, पढ़ाने के बाद हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब वाला आपके तक पहुंचा रहा है, लिंक करवा रहा है, फिर आप नेट कनेक्ट करवा रहे हैं, तो नेट कनेक्ट करने वाले से पैसा लेके इंटरनेट डलवा रहे हैं, फिर आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल कहीं से आपने ख़रीदा है, तो सीधा मेरे थ्रू नहीं आके आपको इतना घूम के आ रहा है, तो लेबर का क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। तो लेबर का डिवीज़न होने का मतलब क्या है, द मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, ये बुक का एक टॉपिक है आपका जिसको मैंने लिखा है नोट्स के अंदर कि फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड्स एट्सेट्रा come from many different places for the city manufacturers. Thus, organized trade and storage is needed. There are deliveries of grain and other food items from the village to the city, and food supplies need to be stored and distributed. Besides, many different activities have to be coordinated. There must be not only stone but also bronze tools, post available for seal cutters. Obviously, such system people given commands that others obey. Urban economies often require the keeping in writing records. अब इन्होंने क्या बोला है कि अलग अलग चीज़ें सब एक जगह इकट्ठे होकर आ रही है। जैसा हमने अभी देखा है कि स्टोन्स आ गए, मेटल्स आ गए, टूल्स आ गए, फ्यूल्स आ गए, फ्यूल, मेटल्स, टूल्स, वुड, टेक्सटाइल्स, ये सब आ तो रही है। ग्रेन्स हो गए, खाने पीने की चीज़ें, ये सब शहर में आके तो बेच रहे हैं, लेकिन शहर में लाके सबको थोड़े खरीद लेंगे लोग। भिलवाड़ा में मान लीजिए 500 टन गेहूँ आता है, 500 टन्स वीट भिलवाड़ा के अंदर आता है, तो सब लोग उसको खरीदते थोड़े, उसको स्टोर रखा जाता है, जब रिक्वायर्ड होता है तब खरीद रहे थे। तो क्या होता है, अर्बन लाइफ का एक और सिग्निफिकेंस क्या है कि वहाँ पर इन सभी चीज़ों का क्या हो जाता है, स्टोरिंग होता है। ये लोग वहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिज़र्व करते हैं। तो रिज़र्व में रखने के लिए, रिज़र्वेशन के लिए अवेलेबल या स्टोरिंग अवेलेबल कराने के लिए अर्बन लाइफ के अंदर इन चीज़ों का स्टोरिंग होता है, यानी स्टोरिंग वहाँ पर हो जाता है। तो एक और सिग्निफिकेंस क्या हो गया, वहाँ पर जो नेसेसिटी है डेली लाइफ का, उन चीज़ों का क्या होता है, स्टोरिंग होता है। वो लोग मार्केट के अंदर उनको सबको इकट्ठा नहीं करके उनको स्टोर कर लिया जाता है, ताकि कभी भी ज़रूरत हो तो उसके अकॉर्डिंग उनको सप्लाई किया जा सकता है। हाउ द सोसाइटी गेट द गुड्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ वर्ल्ड, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें उनको यहीं से मिल गई है। अभी अपने पास तेल नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी पेट्रोल और फ्यूल फॉर आवर मोटरसाइकिल एंड कार एंड अदर व्हीकल और फॉर अदर थिंग्स। तो क्या होता है कि हम लोग सब चीज़ें अपने घर में नहीं उगा सकते हैं, हमको कुछ ना कुछ चीज़ बाहर से लानी पड़ेगी। तो वो बाहर से आएगी, इसका मतलब नहीं कि भिलवाड़ा वाले हैं तो चित्तौड़ जाके ले लेंगे, अजमेर जाके ले लेंगे, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको आउट ऑफ द कंट्री जाके लेना पड़ता है। जैसे हम फ्यूल खरीदते तो ईरान, इराक, अमेरिका, इन चीज़ों से ख़रीदते हैं। अगर हमको मोबाइल का टेक्नोलॉजी है तो हमको चाइना, जापान, इन सब चीज़ों से ख़रीदना पड़ रहा है, अमेरिका से ले रहे हैं। हमको
मेडिसिनल जो चीज़ें हैं, मेडिकल की जो चीज़ें हमको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो खूब सारी चीज़ें हैं जो गुड्स हैं जो हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या वो लोग भी बाहर से इंपोर्ट करते थे, मेसोपोटामिया के लोग? हाँ, वो बाहर से इंपोर्ट करते। तो क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ द सोसाइटी गेट द गुड्स, हाउ द सोसाइटी get the goods from the world, यानी वर्ल्ड से वो सारी चीज़ें कैसे करते थे? तो ऑब्वियसली एक ही आंसर होगा, बाय द ट्रेड। ट्रेड ही होगा, एक जगह से दूसरी जगह खरीदना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड से एक जगह से दूसरी जगह खरीदते थे। अब वो ट्रेडिंग कैसे होता था ये हमको देखना है। द ट्रेड फॉर वुड, ठीक है, हमको मालूम पड़ गया ट्रेडिंग से होता था। अब वो ट्रेड किसका करते थे ये देखना है अपने को। तो उनके पास जो चीज़ नहीं होगी उसी का ट्रेड करेंगे। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं कि मान लीजिए आपके पास 5 किलो शक्कर है, चाय बनाना है आपको, चाय पत्ती नहीं है, दूध नहीं है, पानी है। तो आप चीज़ किसका ट्रेड करोगे? टी का, चाय पत्ती का करोगे, और क्या करोगे? मिल्क का ट्रेड करोगे, यानी मिल्क को खरीदोगे, बाहर से मंगाओगे। तो जो चीज़ उनके पास नहीं है तो वो लोग बाहर से मंगाते थे। उसमें क्या आती थी? वुड, लकड़ी, और क्या मंगाते थे? कॉपर, सिल्वर, ये सब मेटेलिक चीज़ें हैं, और वेरियस स्टोन्स, मिनरल्स, और कभी कभी ग्रेन्स। ये सब चीज़ें क्या करते थे? बाहर से ट्रेड होता था। अब क्यों करते थे इसका रीज़न जान लीजिए, कि इन चीज़ों का वापस लिख देता हूँ मैं इसको, आप लिखेंगे नोट्स में। तो क्या होगा, वैसे मैंने उसमें लिखा है किसका ट्रेड करते थे वो लोग? वुड्स, मिनरल्स, सिल्वर, कॉपर, ग्रेन्स, फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर, उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। अब क्यों करते थे और कहाँ से करते थे ये भी देख लीजिए। क्या करते थे ट्रेड? तो गल्फ़ कंट्रीज़, क्योंकि ये गल्फ़ के अंदर है। जो वाला इराक वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो सी है इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ इराक, या गल्फ़ ऑफ अरब बोल सकते हैं। अरब का जो गल्फ़ है इसको बोला। तो गल्फ़ वाले एरिया से ऊपर ईरान है तो ईरान से करेंगे, पास में टर्की है तो टर्की से करेंगे, और दूसरी जगह से अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया से भी उनका ट्रेडिंग चलता था। तो ये इन जगह से करते थे। क्या करते थे, क्या करते थे और कहाँ से करते थे ये हमने पढ़ लिया। अब वो करते क्यों थे इसका भी रीज़न देख लीजिए। क्योंकि जो नॉर्थ साइड है उसके वहाँ पर मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स का लेक था, यानी कमी थी। कहाँ पर? नॉर्थ साइड के अंदर, ठीक है। नॉर्थ साइड में माउंटेन्स है, फिर भी वहाँ पर मिनरल्स नहीं थे। फिर क्या है? वुड्स। वुड का क्यों करते थे? क्योंकि वहाँ पर लकड़ी किसकी थी? खजूर की, ठीक है। और खजूर की लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कभी खजूर को तोड़ के उसका जो सांप जैसा ऐसा आता है छत्ता, इस टाइप का, ये सी उसकी लकड़ी होती है। तो इतनी मजबूत लकड़ी नहीं होती है खजूर की। तो वो शिप, बोट या अपने डेली यूज़ के लिए जो चीज़ें बनाई जाती टूल्स, उसके अंदर वो इतना पावरफुल या इतना सॉलिड नहीं होता था कि वो टूट जाता था। इसलिए उनको लकड़ी का भी ट्रेड करना पड़ता था। मिनरल्स नहीं थे तो मेटल्स वगैरह नहीं होते थे, और उनके ग्रेन्स नहीं होते, क्योंकि वो किस पर डिपेंडेंसी थी? उनकी टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और कभी मान लो नदी में पानी आया, कभी नहीं आया, तो उनके पास ग्रेन्स की भी कमी हो जाती थी। तो ये सारा सिस्टम उनको क्या करना पड़ता था, ये रीज़न थे। तो क्या होता है कि हाउ द सोसाइटी गेट द गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड, तो ट्रेड से करते थे। किसका ट्रेड करते थे, कहाँ से ट्रेड करते थे और क्यों ट्रेड करते थे? क्योंकि मिनरल्स वहाँ पे थे नहीं, लकड़ी मजबूत थी नहीं, और वहाँ पर डिपेंडेंसी ऑन द वाटर। सो एग्रीकल्चर के अंदर ग्रेन्स भी कभी कभी उनके पास नहीं होता था। कार्ड्स बनाने के लिए लकड़ी मजबूत नहीं थी, इसलिए मैंने नोट्स में मेंशन किया, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक करके हम इसको ख़त्म करेंगे। ट्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ट्रेड करते कैसे थे? ट्रांसपोर्टेशन जो उनका मेन टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था। तो अब देख लिए इंट्रा कंट्री यानी
नॉर्थ से साउथ में, साउथ से नॉर्थ या ईरान आसपास की कंट्रीज़ में तो थ्रू द बुलोक कार्ट और ऐसे चले जाते थे। लेकिन जब उनको अक्रॉस द कंट्री जाना होता है तो वो क्या करते थे, वाटर। और याद रखना सबसे चीपेस्ट कौन सा मेथड होता है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन वे होता है, वो होता है वाटर। यानी इसके अंदर पैसा नहीं लगेगा, फ्री, सब जगह पानी चल रहा है, नदियाँ बड़ी बड़ी उनकी स्ट्रीम्स के अंदर वो ट्रेड कर सकते थे। वाटर चीपेस्ट हो गया और इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव का मतलब चीपेस्ट हो गया और फास्ट मेथड करता है। रोड से जाएंगे तो उनको मान लीजिए बीच में पहाड़ आ गया तो घूम के जाना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन रिवर्स पानी के अंदर सब जगह आप पहुंच सकते हैं। तो वाटर के थ्रू वो करते थे अपना ट्रांसपोर्टेशन। एक रीज़न होता है कि चलते हैं तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए उनको थ्रू द रोड करना है तो थ्रू द रोड करने का एक इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो उनके बुलोक कार्ट्स होते हैं, बुलोक यानी बैलगाड़ियों पे ले जाएंगे तो उनके इतने सारे बुलोक कार्ट्स चलते थे तो उनको खाना खिलाना पड़ेगा। किनको, उनको बैलों को, बुल को, जो उनके जो होते हैं बुलोक कार्ट्स के, और उनके जो लेबर्स होंगे उनके ऊपर ले जा रहे हैं तो उनको खाना पीना खिलाना पड़ेगा, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो बहुत महंगा पड़ता था। लेकिन पानी के अंदर क्या, एक नाव बड़ी बनाई, उसके अंदर सामान भरा, 2 आदमी मिलकर लेके उसको चले गए। लेकिन इधर उनको उनके एनिमल्स को खाना खिलाना पड़ेगा, उनके लेबर्स को इनको फीड करना पड़ेगा। तो इस फीडिंग के दौरान बहुत पैसा लगता था। तो हमने देख लिया कि उनका ट्रेडिंग कैसे होता था, किसका ट्रेड करते थे वो दूसरी कंट्री से, कहाँ से करते थे, गल्फ़, ईरान, टर्की, इनसे किसके थ्रू करते थे, वाटर, क्योंकि फास्ट था, इनएक्सपेंसिव था, दूसरे रीज़न हमने देखे। और वुड्स क्यों करते थे, क्योंकि ये सब चीज़ों की कमी थी इसलिए वो करते थे। सो स्टूडेंट्स, मैंने नोट्स आपको मैसेज कर दूंगा। अगला हमारा टॉपिक होगा द राइटिंग। क्या टॉपिक होगा, राइटिंग पे हम चलेंगे। सिटी लाइफ हमारा थोड़ा स्किप करेंगे, लास्ट पार्ट के अंदर वापस सिटी लाइफ पे पकड़ेंगे। तो अभी हमारा अगला टॉपिक होगा राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। आपको नोट्स नीचे PDF में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नीचे लिखे हैं मैंने, मैसेज के अंदर आपको पब्लिश कर दूंगा मैं। ओके, आप नोट्स को कंप्लीट करते रहो, पढ़ते रहो। और याद रखना, हर गुरुवार को आपका एक लाइव सेशन होता है। उस लाइव सेशन के अंदर केवल एक स्टूडेंट आ रही है, ज्योति, उसके अलावा कोई स्टूडेंट नहीं आया। ओनली फर्स्ट डे द विक्रम एंड द प्रदीप, इट्स वॉज दीपक वॉज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्लास में वो भी नहीं आए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास के अंदर अवेलेबल हो। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। घर पे बने रहो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।